कोरोना का कहर एक बार फिर से जो है वो हमारे सामने देखने को हमें मिल रहा है और उसका असर एक बार फिर से आम जो जनजीवन है उसके ऊपर भी अब नज़र आने लगा है। अक्सर बातें होती रहती हैं कि इसको लॉकडाउन कर दिया जाए, उसको कर दिया जाए, या ये कर्फ्यू लगा दिया जाए या ये रेस्ट्रिक्शंस लगा दी जाएँ। और सबसे ज़्यादा जब इस तरह की बातें होती हैं तो सबसे ज़्यादा जो निशाने पर रहते हैं वो स्कूल्स रहते हैं। होता क्या है कि स्कूल्स को सबसे पहले बंद करने की बात होती है और पिछले 1 साल से लगभग स्कूल्स ही बंद रहे हैं। हालांकि पिछले 1 साल के अंदर काफ़ी कुछ चल भी गया, मॉल्स भी खुल गए, अब थिएटर्स भी खुल गए हैं और इसके अलावा और भी बाकी पॉलिटिशियंस तो अपना काम कर ही रहे हैं, रैलीज़ भी चल रही हैं, इलेक्शंस भी इस दौरान में होते रहे हैं, लेकिन स्कूल्स पर लगातार रिस्ट्रिक्शंस रही। और अब एक बार फिर से हरियाणा सरकार ने जो फैसला लिया है कि 30 अप्रैल तक एक बार फिर से स्कूल बंद कर दिए जाएँ, तो उसके बाद एक बार फिर से बवाल सा खड़ा हो गया। ख़ास तौर पर जो निजी स्कूल हैं वो बहुत शिद्दत के साथ इसका विरोध कर रहे हैं और अब तो ये बात भी आ रही है कि हम इस फैसले को बिल्कुल नहीं मानेंगे, हमें जेल भी जाना पड़ेगा तो हम जेल भी जाएंगे। और इस तरह के हालात इस वक्त जो हैं वो बने हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कुलभूषण शर्मा जी, जो कि प्राइवेट स्कूल्स की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके ये जो है अध्यक्ष हैं और बहुत ही जाने माने जो हैं वो स्कूल एक्टिविटीज़ जो हैं या स्कूल्स जो हैं या एजुकेशन है उसको लेकर ये बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं पिछले काफ़ी समय से। आज कुलभूषण जी हमारे साथ हैं तो हम सबसे पहले उनसे यही पूछते हैं कि ये जो फ़ैसला आपने ख़ासतौर पर सरकार के इस फैसले का जो इस बार जो विरोध हुआ है वो बहुत तीखा विरोध हुआ है, उसकी क्या वजह है? नमस्कार मल्होत्रा जी, सबसे पहले तो आपने बात ही सही कही कि लॉकडाउन की बात आती है, कोरोना में इसको लॉकडाउन कर दिया जाए, उसको कर दिया जाए और सबसे पहले बिना सोचे समझे जो है स्कूल तो कर ही दिए जाते हैं। और पिछले हम विरोध क्यों कर रहे हैं कि पहले हमें लगा कि जब कोरोना महामारी आई, राष्ट्रीय महामारी इसको घोषित किया गया, तो राष्ट्र निर्माता के नाते हमारे सारे शिक्षकों ने हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान को पूरा सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि बत्तियां बुझा दो, हमने बत्तियां बुझा दी। उन्होंने कहा कि बत्तियां जला दो, तो हमने जला दी। उन्होंने कहा थाली और कटोरी खटखटानी है, हमने बालकोनियों में आके थाली कटोरी खटखटाई अपने देश के उज्जवल भविष्य के लिए जी। और 1 साल तक इस कहर को सहा भी, जबकि 1 साल के अंदर आपने देखा है कि बहुत सारी चीज़ें खुल गई। और हमें जो सबसे ज़्यादा झटका कहाँ पर महसूस हुआ, जो अब ये विरोध का भी कारण बन रहा है कि देखिए चुनाव कहीं स्थगित नहीं हुए। एक बहुत अच्छा मौका था सरकार के पास, जो एक ड्रीम सभी का सपना था कि एक समय पर चुनाव हो, मोदी जी का भी वो सपना था। तो शायद वो सपना पूरा करने में हमारे नेता चूक गए कि अगर ये चुनाव स्थगित कर दिए जाते हैं, आने वाले समय में यूपी और पंजाब के चुनाव के साथ ये सारे चुनाव कर दिए तो एक रास्ता जो है प्रशस्त हो जाता एक समय पे चुनाव होने का, जिससे देश के विकास को एक रास्ता और दिशा मिलती। तो वहाँ पर लाखों की तादाद में लोग प्रधानमंत्री जी आह्वान कर रहे हैं लगातार कि 2 गज की दूरी बहुत ज़रूरी, मास्क बहुत ज़रूरी, दवाई नहीं, ढिलाई नहीं। और लेकिन वहाँ रोड शो हो रहे हैं, लाखों की तादाद में लोग आ रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, जब हमारी सत्तारूढ़ सरकार कर रही है तो विपक्ष को भी कैसे रोके, तो विपक्ष भी कर रहा है, तो उससे वहाँ पर तो कोई कोरोना हो नहीं रहा और बाकी सारी चीज़ें खुल गई। और अब स्कूल को बंद करके, और वो भी 9वीं से 12वीं कहते स्कूल चलेंगे, एकदम आदेश आया। तो क्या कोरोना पहले से 8वीं वाले फैलाते हैं और बाकी इससे नहीं फैलेगा? दरअसल आपकी बातें ठीक हैं शर्मा जी, लेकिन होता क्या है कि बच्चों का मामला है, बच्चों के मामले को थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव लिया जाता है कि, और अक्सर ये कहा जाता है कि बच्चों को प्रोटेक्ट करने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो आपको नहीं लगता कि शायद ये मंशा रही हो सरकार की कि बच्चों के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दी जाए? और ख़ास तौर पे अच्छा ये भी कहा जाता है कि बड़े लोगों को समझाना आसान है, सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बताना आसान है या मास्क के बारे में बताना आसान है, लेकिन बच्चों से ये जो है उम्मीद नहीं की जाती कि वो पूरी तरह से आदेशों का पालन करेंगे। शायद ये वजह रही हो। देखिए मल्होत्रा जी, पहली आपकी बात आई कि भी बच्चों पे ये जल्दी फैल जाता है और उनकी सुरक्षा की दृष्टि से शायद सरकार ऐसे निर्णय ले रही है। मुझे लगता है कि सरकार ने चिंतन मंथन नहीं किया, बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से निर्णय नहीं लिए हैं। सिर्फ स्कूल से ही बच्चे नहीं आते हैं, प्लेन में बच्चे जा रहे हैं विदाउट सोशल डिस्टेंसिंग।
अगर उनको बच्चों की चिंता होती, जैसे पहले मूवीज़ आती थी जिसको ए सर्टिफिकेट मिल जाता था, तो कहा जाता था 18 साल से नीचे का बच्चा जो है बोर्ड लग जाता था कि इस सिनेमा हॉल में इस पिक्चर को नहीं देख सकता। और अगर कोई ऐसा पाया जाता था, सिनेमा हॉल वाला भी उसकी शिकायत कर देता था, ना उसको टिकट बेचता था। तो क्या सरकार को अगर बच्चों की चिंता थी तो वो एयरलाइंस को ये निर्देश जारी करती कि भाई 14 साल से नीचे के बच्चों को प्लेन में टिकट नहीं देनी है, जी बसेस में 14 साल से नीचे के बच्चों को नहीं बिठाना है, कंडक्टर टिकट नहीं काटेगा, रेल में 14 साल से कम के बच्चे की रिजर्वेशन नहीं होगी, शादियों में एसओपी जारी होती कि शादियों में सिर्फ वयस्क आएंगे, 14 साल के बच्चे नहीं आएंगे। तो कहाँ सरकार ने ये किया? सरकार ने सिर्फ एक स्कूल, अब जो रैलियों में लोग जा रहे हैं, जब वो कोरोना लाएंगे तो घर में बच्चे नहीं हैं क्या उनके? जी तो कोरोना ज़्यादातर बड़े लोगों से आ रहा है। आप इसका आंकड़ा चेक कर लीजिएगा, WHO की रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा। छोटे बच्चों को अगर आप ले लीजिएगा कि जो कोरोना संक्रमित हुए, उनके रेशो निकाल के देखिए, और वो भी आया है बड़े लोगों की वजह से। जी तो स्कूल 1 साल बंद थे मल्होत्रा जी, तो फिर कोरोना क्यों आ गया? बिल्कुल आपकी से बात ठीक है। अच्छा, एक बात दरअसल होती क्या है कि ये भी कहा जाता है कि निजी स्कूल इसलिए जो है विरोध कर रहे हैं क्योंकि इनको जो है अब नुकसान उठाना पड़ रहा है, इनको जो है इनकी जो आमदन है उसके ऊपर असर पड़ रहा है, जबकि स्कूल तो सारे बंद हैं, सरकारी स्कूल भी बंद हैं, लेकिन चूंकि प्राइवेट स्कूल्स की जो इकोनॉमी है वो प्रभावित हो रही है, उसकी वजह से जो है वो आप लोग जो हैं ज़्यादा इसका विरोध कर रहे हैं। देखो, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मैं सच्ची बात से कभी भी किनारा नहीं करता कि सरकारी स्कूल इसलिए विरोध नहीं कर रहे, उनके अध्यापकों को पूरा वेतन जा रहा है। और जहाँ तक बात है इकोनॉमी की, मैं उससे भी सहमत हूँ, क्योंकि जब स्कूल की इकोनॉमी जिस हिसाब से चलेगी तभी टीचर्स की पेमेंट जाएगी, तभी वो अपनी लोन की किस्तें देंगे, तभी वो जो है अपने बसेस की लोन की किस्तें देंगे, अपना रेंट पे करेंगे। मैं सरकार को एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर इकोनॉमी का फ़र्क नहीं पड़ता है तो सरकार 3 महीने के सारे टैक्सेस पब्लिक के माफ़ कर दे। पब्लिक बहुत त्रस्त है, पब्लिक के सारे व्यवसाय गए हुए हैं, 3 महीने के से बिजली का बिल माफ़ कर दे, 3 महीने के सारे टैक्सेस माफ़ कर दे, और फिर अपने एम्प्लॉइज़ को सैलरी दे के दिखा दे। वो 3 महीने के टैक्स छोड़कर सैलरी दे के दिखा दे। हम बिना फीस के 12 महीने टीचरों को सैलरी देने का वादा करते हैं, चाहे अपना घर बेच के थे। अभी तो आपको इकोनॉमी तो होती है प्रभावित। बिल्कुल, हाँ, वही मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस वक्त स्कूलों को टोटल जो है वो कितना नुकसान हो रहा है और किस प्रकार का नुकसान हो रहा है, और किस तरह के स्कूल हैं जिनको इसका ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है? देखिए, जो इंडिया में सेंटर फॉर स्क्वायर फाउंडेशन ने एक रिसर्च अभी प्रिंट की है कि 70% स्कूल 1000 रुपये से कम फीस के हैं। इससे भी पहले एक डाटा था कि 96.4% स्कूल जो है वो 3000 रुपये से कम फीस चार्ज करते हैं, और जिन हाई एंड स्कूल की बात की जाती है वो आपके सामने 3.6% सारे जो मेट्रो सिटीज़ में या बड़े बड़े शहरों के अंदर ऐसे स्कूल खुले हुए। और ऐसे स्कूलों को भी जो सरकार ने साइटें दी हुई हैं, जी आज भी रिजर्व प्राइस आप देखोगे 200 करोड़ रुपए का, कि उनको भी ब्लेम करना गलत है। जो 200-300 करोड़ में स्कूल बनाएगा तो वो कम फीस कैसे ले पाएगा? ये भी एक सरकार लेके जाती है सारी, हुड्डा की साइड से उनकी ऑप्शन होती है। जी तो ये जो स्कूल हैं, जो मैंने आप लोगों को 70% और 96.4% स्कूलों की बात की, ये बजट स्कूल्स की श्रेणी में आते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में, भारत भी ज़्यादा गांव में बसता है, तो वहाँ पर ये स्कूल चलते हैं। इन स्कूलों में ज़्यादातर किसानों के बच्चे भी पढ़ते हैं जो फसल पैसे देते हैं। तो इनमें असर ये पड़ा कि जब पिछले बार लॉकडाउन किया गया, 21-22 मार्च को शायद ये लॉकडाउन हुआ था, हमारे जो परिणाम निकलते, रिज़ल्ट निकलते, वो 30-31 मार्च को हम निकालते हैं। तो जो हमारा पिछला एरियर होता है कि जो लोगों ने नहीं दिया होता वो रिज़ल्ट पे देते हैं। तो जब रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ तो 25 से 50% हर ऐसे स्कूल का पैसा डूब गया लॉकडाउन की वजह से। अभिभावकों ने फिर सरकार के ऐसे निर्देश आ गए कि जो सक्षम है दे, जो सक्षम नहीं है वो ना दे, और जो ना दे उसका नाम नहीं काटना, उसको ऑनलाइन से वंचित नहीं करना। और अब सरकार ने बिना पैसे के उनको ऐसे विदाउट SLC अपने स्कूलों में भी ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया। क्या सरकार ने ये निर्देश भी जारी किया जो सक्षम नहीं है वो बिजली का बिल ना दें और उनका कनेक्शन ना काटा जाए? वो ये फलां टैक्स नहीं देंगे, उनका बिल नहीं काटा जाए? प्रॉपर्टी टैक्स क्या स्कूलों को छूट दी गई? तो ये दोहरा मापदंड जो है सरकार ने जो पत्र है उसकी वजह से ये वाले स्कूल इतने प्रभावित हुए। और पूरा साल लॉकडाउन में रहा। ये कहा गया टीचर्स को भी पूरी सैलरी देनी है,
वो दे भी नहीं पाए, कुछ ने दी कुछ नहीं दे पाए क्योंकि उनकी स्थिति बड़ी खराब होती, पैसा नहीं था। अब ये थोड़ा सा स्कूल खुले थे और इनमें 1/5 स्ट्रेंथ आनी शुरू हुई थी जी। तो अचानक फिर बंद कर दिए गए। अब लोगों में ये संदेश जा रहा है कि अब ये फिर लॉकडाउन लगेगा, उन्होंने पैसे फिर देने बंद कर दिए। इतने लंबे पीरियड तक कोई भी स्कूल अपनी इकोनॉमी को नहीं चला सकता। हरियाणा की अगर हम बात करें शर्मा जी, तो कितने बच्चे जो हैं इस वक्त जो हैं वो प्राइवेट स्कूलों पर डिपेंडेंट है, प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, और कितने स्कूल ऐसे हैं जो लगभग जो हैं वो बंद होने की कगार पर पहुंच गए हैं इस लॉकडाउन की वजह से या इस कोरोना की वजह से? देखिए, मेरे हिसाब से 10% ऐसे स्कूल तो बंद हो चुके हैं लॉकडाउन के हिसाब से, जो रेंट पे चल रहे थे जी। ऑलरेडी 10% हाँ, बंद हो चुके हैं। बंद हो चुके हैं जी। और अभी भी 10, 15, 20% की बंद होने की संभावना है, क्योंकि स्कूल जो है अब जिस स्थिति से आगे गुजरेंगे, अब अगर ये स्थिति नहीं संभली और सरकार ने कोई इस तरह के कुछ कदम नहीं उठाए तो ये 10, 15, 20% स्कूल और जो है बंद हो सकते हैं। और दूसरा आपका प्रश्न मल्होत्रा जी क्या था? मैं ये बस यही जो जानना चाह रहा था कि अब आगे कितने बच्चे पढ़ते हैं? कितने बच्चे हैं? तो देखिए, हमारे पास मेरे ख्याल से 51 से 52% बच्चे पढ़ते हैं। और पीछे जब आधार से हरियाणा ने एक बहुत बेहतर काम किया था पूरे देश में, आधार से बच्चों को लिंक कर दिया था। और जब आधार से लिंक किया गया मल्होत्रा जी, तो 4.5 लाख बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में फर्जी पाए गए, फेक एडमिशन। तो वो रेशो एकदम बढ़ी। अब पूरे हिंदुस्तान की अगर बात करूं, कैग ने एक रिपोर्ट दी थी कि 1,11,00,000 बच्चे यूपी में फर्जी हैं। अच्छा। तो हमारे पास इस समय मेरे ख्याल से 52-4% बच्चे, यानी मेजर स्टेक होल्डर हम हैं, और उसके बारे में कोई भी नीति नहीं बनाई जा रही, कोई SOP नहीं बनाई जा रही, कोई चर्चा नहीं की जा रही। सरकारी यूनियन से तो चर्चा होती है, क्या हमारे से चर्चा करने को सरकार को गुरेज है? हम उनसे ज़्यादा बच्चों को उनसे कम खर्चे पे, जो सरकारी स्कूल पे बच्चे पे खर्च आ रहा है वो हमारे से 5-7 गुना ज़्यादा है। हम 5-7 गुना कम पे शिक्षा दे रहे हैं, तो क्या हम उनके जो सहयोगी हैं उनसे बात करना सही नहीं है सरकार के लिए? बिल्कुल। अभी जब आपसे बातचीत हो रही थी तो तब आपने ये कहा था कि सरकार आपसे बातचीत नहीं कर रही। अभी आप कह रहे हैं कि सरकार बातचीत नहीं कर रही, और आपका ये भी कहना था कि अगर सरकार बात करती है तो आप कई तरह के विकल्प जो हैं वो सरकार को सुझा सकते हैं कि लॉकडाउन भी ना लगाना पड़े और हम कोरोना की स्थिति से भी निपट लें। तो इस तरह के क्या विकल्प हैं या क्या ऑप्शंस हैं आपके पास जो आप सरकार को देना चाह रहे हैं? देखिए, हम सबसे पहला विकल्प ये कर सकते हैं कि जैसे अभी आया कि फ्यूनरल पे 50 लोग जाएंगे, शादी में 200 लोग जाएंगे। स्कूल में भी एक SOP बन सकती है कि कितने % लोगों को कितने गज की दूरी पर किस प्रकार सैनिटाइज करके, और टीचर को जैसे मैंने कहा वैक्सीनेट कर दिया जाए तो स्कूल खोले जा सकते हैं। ऐसी SOP जिसका सख्ती से पालन स्कूल भी करें और सरकार भी कराए। फिर हम जब हम ये बात सहमति हो जाएगी तो सरकार सख्ती करे, हम विरोध नहीं करेंगे जी। और हम उसको मानेंगे भी, और हम अभिभावकों को भी समझाएंगे, क्योंकि बच्चे हम सबके हैं जी। तो अभिभावकों से भी अपील करेंगे कि वो भी इस तरीके से स्कूल का और सरकार का सहयोग करें जिससे बच्चे सुरक्षित रहें। दूसरा, ब्लेंडेड लर्निंग भी एक अच्छा उपाय है कि जो बच्चे स्कूल आएंगे, हमने बहुत सारे स्कूलों को डिजिटाइजेशन उसकी की है, जो मोदी जी का सपना है। और अब मैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, पूरे देश के अपने स्कूलों को, निशा स्कूल्स को हम फ्री में डिजिटाइज करने जा रहे हैं, सरकार के सपने को पूरा करने जा रहे हैं। देखिए, हम सरकार के सपनों को, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को भी धरातल में सही तरीके से लागू करने में बहुत बड़ा प्रयास कर रहे हैं कि सरकार की नीति सफल हो। और सरकार हमारे से बात ना करे, दुख तो होगा। तो ब्लेंडेड लर्निंग के लिए भी 1000 स्कूलों को हम इंडिया में चिन्हित कर रहे हैं, जिसमें 200 से 300 स्कूल मैं हरियाणा में चिन्हित करूंगा। और उसी तर्ज पे सरकार भी अगर आगे हाथ बढ़ाए तो जो बच्चे स्कूल नहीं आएंगे उनके पेरेंट्स आके हमारे से वर्कशीट लेके जा सकते हैं। ये हम शुरू करने वाले हैं एक फाउंडेशन के साथ मिलके। तो वो वर्कशीट पे बच्चा काम करेगा, अभिभावक उसको जमा करा देगा, हम उसको चेक करके बच्चे को वापस कर देंगे, फिर बच्चा आगे कर लेगा। प्लस हम एक काम और भी करने जा रहे हैं, वो सभी स्कूलों के साथ करेंगे। जो बच्चा काम करके भेजेगा उस पर हम डेली एनालाइज करके उसको रिपोर्ट तैयार करेंगे कि बच्चे को शिक्षा में कहाँ समझ नहीं आ रहा है, इस चैप्टर में क्या कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा, या कहाँ वो पकड़ नहीं पा रहा। यानी आप कह रहे हैं कि सिर्फ जो है लॉकडाउन की जो हथौड़ा मार नीति है, इसके अलावा भी कई तरह के जो है रास्ते निकाले जा सकते हैं, लेकिन सरकार उनकी तरफ तवज्जो नहीं दे रही। या तो सरकार के जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से कोई दिक्कत है, या सरकार के जो पॉलिटिकल लोग हैं उनकी देखो, तरफ से। सरकार की इच्छा शक्ति के ऊपर सारा डिपेंड करता है, सोच पे, नीति और नीयत पे। जब इतने बड़े बड़े चुनाव कराए जाते हैं, स्कूल क्या चीज़ है जी।
इतने बड़े चुनाव कराकर सुरक्षित चुनाव कहते करवा दिए। हम सहमत हैं कि सुरक्षित कराए होंगे, तो क्या सुरक्षित स्कूल नहीं चला सकते एक एसओपी बनाकर? अगर स्कूल नहीं चल पा रहे हैं तो ये सरकार की ही विफलता गिनी जाएगी, क्योंकि सरकार के पास ही सारे अधिकार हैं कि किस तरह की एसओपी बनाए। हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन हथौड़ा मार करके से 2 साल तक, अगर एक तरफ शिक्षा नीति में कहा जा रहा है कि फाउंडेशनल नींव बहुत कमज़ोर है, असर की रिपोर्ट आई कि 5वीं का बच्चा पढ़ नहीं सकता, 8वीं का बच्चा लिख नहीं सकता, तो ये 2 साल का जब गैप पड़ेगा और तो कहाँ जाएगी देश की शिक्षा? और पीसा में क्या हाल हुआ मल्होत्रा जी? पीसा इंटरनेशनल टेस्ट होता है जी। कुछ वर्ष पहले जब हिंदुस्तान ने उसमें हिस्सा लिया, नीचे के लास्ट पायदान में दूसरे नंबर पे था। तो अब कहाँ जाएगा ये? अगर ऐसी हालत रहेंगे तो शिक्षा कहाँ पहुँचेगी हमारी? तो अभी आपकी जो हरियाणा के शिक्षा मंत्री हैं उनसे कोई मुलाकात होने की संभावना है? अगर है तो क्या मांग कोई आप लेके जा रहे हैं, क्या चर्चा करना चाह रहे हैं? देखिए, शिक्षा मंत्री हमारे बड़ी सकारात्मक सोच के आदमी हैं। मैंने कभी ये नहीं कहा कि उन्होंने मिलने से, उन्होंने इनकार किया। मुख्यमंत्री से हमारी कभी मीटिंग नहीं हो पाई, क्योंकि शिक्षा मंत्री भी जब किसी को करते हैं तो फाइनल जो वीटो पावर होती है वो मुख्यमंत्री के पास होती है, इसलिए मुख्यमंत्री को बैठना चाहिए। और हमने तो विज साहब से भी अनुरोध किया है कि स्वास्थ्य मंत्री आप भी बैठें, शिक्षा मंत्री भी बैठें और चीफ मिनिस्टर भी बैठें, और फिर एक फ़ैसला जो आप लेंगे हम उसको मानने के लिए तैयार हैं। हमें कोई बगावत नहीं कर रहे, हम आपका कोई विरोध नहीं कर रहे। हम शिक्षक हैं, मिलकर बच्चों के भविष्य का आपके साथ मिलकर ख्याल रखने का काम करेंगे, लेकिन बैठ के एक सकारात्मक बातचीत हो। और जहाँ तक शिक्षा मंत्री से मुलाकात की बात है, उनसे हम जब भी समय मांगते हैं मिल जाते हैं। हमने उन पर बातें भी रखी, उन्होंने बातें आगे फॉरवर्ड भी की, कुछ बातें हल हुई और 80-90% बातें अभी पेंडिंग हैं। एक बात और, आपने अभी जब हमारी बातचीत हो रही थी तो आपने कहा था कि टीचर्स को भी जो है वो कोरोना वॉरियर माना जाए और उनको भी जो है प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर, प्राथमिकता के आधार पर उनको वैक्सीनेट किया जाए। तो मुझे लगता है कि ये भी एक सुझाव आप देना चाहेंगे। ये बड़ा कारगर उपाय है, और विदेशों में टीचर्स को जो है फ्रंट लाइन वॉरियर माना गया है, और हमारा देश तो टीचर की सबसे ज़्यादा सम्मान करने वाला देश गिना जाता था। हमारी संस्कृति, जिसकी बात आज भारतीय जनता पार्टी भी कहती है, संस्कार और संस्कृति को वापस लाना है, उसमें गुरु को श्रेष्ठ दर्जा दिया गया है। विश्वामित्र के जो दर्जा था, उस दर्जे की बात एनईपी में भी की है, तक्षशिला नालंदा की भी बात की है। तो गुरु श्रेष्ठ गिना जाता था, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु कहा जाता है ना। और उस गुरु को अगर आप ब्रह्मा विष्णु कह रहे हैं तो फ्रंट लाइन वॉरियर मानकर उसको वैक्सीनेशन देने में दिक्कत क्या है? आज हमसे आगे निकल गया भोपाल, हमसे नहीं, भोपाल नहीं, भूटान हमसे आगे निकल गया। आज हैप्पीनेस की बात की जाती है, तो हैप्पीनेस का कोई कहता है हैप्पीनेस कैरिकुलम से हैप्पीनेस आ जाएगी। मैं कहता हूँ अगर कैरिकुलम से हैप्पीनेस आती है तो है कैरिकुलम से पीस ले आओ, कैरिकुलम से और चीज़ें ले आओ। कैरिकुलम से नहीं आती है। अगर टीचर परेशान होगा तो परेशान व्यक्ति परेशानी ही डिलीवर करेगा, अगर टीचर खुश होगा तो वो हैप्पीनेस डिलीवर करेगा। तो आप टीचर को खुश रखिए ना, उसका रोज़गार जा रहा है, उसका सम्मान जा रहा है, आप उसके रोज़गार को सुनिश्चित करें, उसको इस समय को भत्ता दें, आप उसके लिए वैक्सीनेशन करें और उसको सम्मान दें कि आप सबसे ज़्यादा सम्मानित हैं। तो जो हैप्पीनेस है वो भी आ जाएगी, और जो हम संस्कार और संस्कृति की बात कर रहे हैं उसकी एक नए युग की शुरुआत हो जाएगी, जिसके हम कह रहे हैं कि शायद पीछे हमने इसको खो दिया है। तो ठीक है कुलभूषण शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे कुलभूषण शर्मा। शिक्षा की स्थिति भारत में क्या है, ये उसके ऊपर ये अब पूरी चर्चा हो गई। हालांकि बात कोरोना के साथ शुरू हुई थी और कोरोना की वजह से स्कूल बंद होने की जो मसला है उस पर हमने बात करनी थी, लेकिन कुलभूषण शर्मा जी चूँकि बहुत ही जानकार व्यक्ति हैं, अपने सब्जेक्ट के बहुत माहिर हैं और इनकी पूरी रिसर्च है अपने सब्जेक्ट के ऊपर, तो उसका हमने आज पूरा फ़ायदा जो है आज की बातचीत में उठाया है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातचीत आपको खूब पसंद आएगी। अगर आपको ये हमारी बातचीत पसंद आती है तो आप हमें ज़रूर इसके बारे में अपना फीडबैक दीजिएगा, और इसके साथ साथ हमारा चैनल न्यूज़ एस्केप जो है वो आप देखते रहिए, आप इसको सब्सक्राइब करिए, और इसके साथ साथ जो बेल आइकन है इसको दबाना मत भूलिए। आपके साथ हम इसी तरह के कुछ इंटरव्यूज़ के साथ और कुछ और चर्चाओं के साथ लगातार मुलाकात करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।